हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू पहल एकेडमी। पहल एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका फिर से स्वागत है। आज अपनी करंट अफेयर की क्लास स्टार्ट करते हैं। दिवाली की वजह से पिछली जो अपनी करंट अफेयर जो वीक में था करंट अफेयर की क्लास वो हो नहीं पाई, तो आज हम वापस इस क्लास को करते हैं। पहला सवाल क्या है, निम्न में से किसे बुकर पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया। ये है बुकर पुरस्कार 2022 जो साहित्य के क्षेत्र में एक बहुत प्रतिष्ठित अवार्ड है। तो 2022 का बुकर पुरस्कार निम्न में से किसे दिया गया है। नील मैकग्रेगर, शेहान करुणतालिका, मार्लन जेम्स या डेमन गलगुट को। तो इसका राइट आंसर है शेहान करुणतालिका। जो बुकर पुरस्कार 2022 है वो लेखिका एक शेहान करुणतालिका जो एक श्रीलंका की लेखिका है, उनको ये पुरस्कार दिया गया है बुकर पुरस्कार 2022। अब बुकर पुरस्कार क्या होता है इसके बारे में देखते हैं। ये श्रीलंका के लेखक है शेहान करुणतालिका को प्रतिष्ठित बुकर 2022 से सम्मानित किया गया। उन्हें यह पुरस्कार उनके उपन्यास द सेवन मून्स ऑफ माली अल्मोड़ा, उनका जो नॉवल था जो उपन्यास था उसका नाम क्या है, द सेवन मून्स ऑफ माली अल्मोड़ा, मून्स ऑफ माली अल्मोड़ा के लिए प्रदान किया गया है। बुकर पुरस्कार 2022 की जूरी के अध्यक्ष नील मैकग्रेगर ने कहा कि द सेवन मून्स ऑफ माली अल्मोड़ा में लेखक की महत्वाकांक्षा का दायरा और इसके कथानक को प्रस्तुत करने का तरीका है वो बहुत प्रशंसनीय है। आपको कोई भी अवार्ड दे उसके बारे में दो चीज़ें हमेशा याद रखनी चाहिए। नंबर, किसको दिया गया है ना। जैसे बुकर पुरस्कार 2022 अगर आपसे कोई पूछ ले तो आपको पता होना चाहिए कि श्रीलंका के लेखक है शेहान करुणतालिका जो करुणतिलका जो उनको दिया गया है। पर हाँ, उनके जो एक उनको याद रखना है कि किस कृति के लिए उनको दिया गया है। उनका निबंध साहित्य था, उपन्यास था, कहानी थी या ऐसी कुछ जीवनी थी उसके लिए। तो यहाँ दिया गया उपन्यास है, उसका नाम है द सेवन मून्स ऑफ माली अल्मोड़ा। याद रखना है ये भी कि किस, आपको ये भी सवाल पूछ सकते हैं कि जो बुकर पुरस्कार 2022 दिया गया है वो किस निम्न में से किस कृति के लिए या किस उपन्यास के लिए ये पुरस्कार दिया गया है। तो आपको पता होना चाहिए द सेवन मून्स ऑफ माली अल्मोड़ा के लिए दिया गया है। अब इसमें लेखक का जो कथानक जिस तरीके से प्रस्तुत किया है उसके बारे में वो जो तरीका था वो बहुत अच्छा लगा, तो जूरी ने इसको इस पुरस्कार के लिए पुरस्कृत किया है। अब शॉर्ट ऑफ बुक्स द्वारा प्रकाशित ये तो वो पब्लिकेशन है प्रकाशित द सेवन मून्स ऑफ माली अल्मोड़ा ग्रह युद्ध से गिरी श्रीलंका की जान जो लेवा तबाही की जांच के बीच में मृत्यु के बाद के जीवन की पड़ताल करती है। श्रीलंका में जो हुए थे संघर्ष हुआ था गृह युद्ध की स्थिति थी, तो उसमें क्या स्थिति थी उस जो परिस्थिति है उस कथानक को प्रस्तुत किया गया है किसमें, द सेवन मून्स ऑफ माली अल्मोड़ा में। और इस उपन्यास के लिए श्रीलंका के लेखक शेहान करुणतिलका है, उनको बुकर पुरस्कार 2022 है उससे सम्मानित किया गया है। ये तो हो गई 2022 का जो बुकर है वो किसको दिया गया। देखो दो तरीके के होते हैं, एक तो बुकर पुरस्कार, एक बुकर अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार। यहाँ बात चल रही है सीधे सिंपल बुकर पुरस्कार की। क्लियर। अब देखते हैं बुकर पुरस्कार क्या है। बुकर पुरस्कार विश्व के सबसे प्रतिष्ठित साहित्यिक पुरस्कारों में से एक है। अब यहाँ तो अपन बात कर ली भी इस उपन्यास के लिए द मून ऑफ अल्मोड़ा के लिए दिया गया है, पर आपसे ये सिंपल सवाल भी पूछ सकते हैं कि बुकर पुरस्कार है उसका संबंध किस क्षेत्र से है। आप साहित्यिक क्षेत्र से हैं, चिकित्सा से हैं, पत्रकारिता से हैं या फिल्म जगत से हैं। तो आप क्या बताओगे कि बुकर, आपको पता होना चाहिए कि ये अवार्ड है ये एक साहित्यिक पुरस्कार है, उसमें एक सर्वश्रेष्ठ पुरस्कारों में से एक है। यह पुरस्कार प्रत्येक वर्ष दिया जाता है, याद रखना, ब्रिटेन और आयरलैंड में प्रकाशित अंग्रेजी भाषा के साहित्य हेतु प्रदान किया जाता है। अब आपको दो चीज़ हमेशा याद रखनी चाहिए, ब्रिटेन में या तो या आयरलैंड में जो पब्लिक कोई भी पब्लिकेशन हो रहा है तो उस जो उपन्यास है चाहे कथानक है कोई भी कृति है साहित्यिक कृति उसका प्रकाशन कहाँ होना चाहिए, या तो ब्रिटेन में या फिर आयरलैंड में प्रकाशित होनी चाहिए वो कृति, और उसकी भाषा होनी चाहिए अंग्रेजी भाषा। कौन सी? अंग्रेजी भाषा। लेखक को पुरस्कार स्वरूप 50,000 पाउंड की धनराशि दी जाती है। ब्रिटेन की मुद्रा क्या है सबको पता है, पाउंड है ना। तो इसमें 50,000 पाउंड की धनराशि प्राप्त होती है। अब आपको समझ में आया, हो कहीं भी कृति कहीं से भी हो सकती है, पूरे विश्व में किसी भी लेखक ने अगर अपना कोई साहित्य कैसा का प्रशंसनीय कार्य किया है तो उसको बुकर पुरस्कार दिया जाता है। पर याद रखना उस कृति की भाषा हमेशा क्या होनी चाहिए, अंग्रेजी होनी चाहिए, और उसका प्रकाशन होना चाहिए ब्रिटेन और आयरलैंड में।
में जब भी बुकर पुरस्कार दिया जाता है 50,000 पाउंड की धनराशि इसमें उपलब्ध करवाई जाती है। और अब आपको पता होना चाहिए किसको दिए गए। हाल ही में श्रीलंका के लेखक सेहान क्रुणतिलका को बुकर पुरस्कार 2022 है उससे सम्मानित किया गया है। क्लियर, ये था अपना बुकर अवार्ड। अगला सवाल देखते हैं, संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव निम्न में से कौन है। ये सिंपल सवाल आरपीसी कई बार पूछ लेती है हमसे कि संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव कौन है, महासभा के अध्यक्ष कौन है ना। तो हमें पता होना चाहिए संयुक्त राष्ट्र संघ के 6 अंग है, सबको पता है। महासभा होती है, एक अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय भी होता है, एक सचिवालय भी होता है, उसका महासचिव होता है ना। तो इस तरीके से एक जो सचिवालय होता है उसका महासचिव होता है, वो वर्तमान में कौन है। एंटोनियो गुतेरेस, कोफी अन्नान, बुतरस गाली या बान की मून। तो इसका राइट आंसर है एंटोनिया या एतोनिया, जो कुछ भी बोल दो। एंटोनियो गुतेरेस है, वो संयुक्त राष्ट्र संघ के वर्तमान में महासचिव है। ये यात्रा पे रहे थे, भारत की यात्रा की थी, इस वजह से ये चर्चा में रहे। अगला सवाल, भारत का पहला, देखो पहला सौर ऊर्जा गांव निम्न में से कौन सा है। ये सवाल आ सकता है, आरएस में इस पैटर्न के सवाल आते हैं। या तो राजस्थान में कोई ऐसा गांव जिसके बारे में हमको सौर ऊर्जा से संचालित हो, या कुछ ऐसा इनोवेशन हुआ हो जो प्रथम हो, उस हिसाब से तो वो पूछते हैं। या फिर अगर भारत के संदर्भ में देखें ऐसा कुछ गांव हो तो वो पूछते हैं। तो देखो भारत का पहला, बहुत बड़ी उपलब्धि है, पहला सौर ऊर्जा गाँव निम्न में से कौन सा है। मोढेरा, एर्नाकुलम, बांचा या पंडरी। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों मोढेरा। गुजरात में स्थित है मोढेरा, वो भारत का पहला सौर ऊर्जा गांव है। याद रखना, पहला सौर ऊर्जा अगर विलेज है कोई इंडिया का तो वो है अपना मोढेरा, जो कहाँ स्थित है, गुजरात में। मोढेरा गुजरात में स्थित है। और मोढेरा का जो सूर्य मंदिर है वो भी बहुत प्रसिद्ध है। याद रखना, तो किस चीज़ के लिए प्रसिद्ध है मोढेरा, एक तो सूर्य मंदिर के लिए, और एक वर्तमान में जो भारत है उसका पहला सौर ऊर्जा अगर कोई गाँव कह दे पहला, तो वो कौन सा होगा अपना मोढेरा, गुजरात का। अगला सवाल है, दिव्यांग व्यक्ति अधिकार अधिनियम 2016। ये अधिनियम आया था 2016 में, जो दिव्यांग व्यक्ति थे उनके अधिकारों के लिए एक अधिनियम है। उसके अनुसार अब दिव्यांगों की श्रेणी निम्न में से कितनी है। ये सवाल आ सकता है आपके। 7 है क्या दिव्यांगों की श्रेणी, जिसके तहत उनको आरक्षण भी सरकारी नौकरियों में हो चाहे शैक्षणिक संस्थाओं में हो, उनको विभिन्न तरीके का आरक्षण दिया जाता है। तो कितनी श्रेणी है जिन लोगों को ये बोला है कि फिजिकली अनफिट है यानी दिव्यांग है, तो उनको इतना % शैक्षणिक संस्थान हो या फिर सरकारी नौकरी है उसमें आरक्षण दिया गया हो। तो ये कैटेगरी 7 है क्या, या 10 है, या 15 है, या 21 है। तो इसका राइट आंसर है 21। देखो, दिव्यांग व्यक्ति अधिकार अधिनियम 2016 आया था, उसमें दिव्यांगों की जो श्रेणी है वो कितनी कर दी गई है, फिलहाल 21 कर दी गई है। और पहले कितनी होती थी, 7 होती थी। 7 ऐसी कैटेगरी थी जिसके तहत इनको विभिन्न तरीके के लाभ प्राप्त होते थे। पर वर्तमान में जो ये संख्या है, ये कैटेगरी है, ये कितनी है, 21। अब आगे देखते हैं, दिव्यांग व्यक्ति अधिकार अधिनियम 2016 के अनुसार दिव्यांगों की श्रेणी को 7 से बढ़ाकर 21 करने का प्रावधान किया गया है। याद रखना, ये आपके आरएस प्रीलिम्स हो, इनमें इस पैटर्न के सवाल आते हैं। तो वर्तमान में कितनी है, 21 श्रेणी है। अब इनको क्या लाभ मिलता है, देखो शैक्षणिक संस्थाओं में और कुछ किया, इस अधिनियम के तहत कुछ और लाभ दिए गए हैं। तो शैक्षणिक संस्थाओं में दिव्यांगजनों का आरक्षण पहले था दोस्तों 3%, अब इसको बढ़ा के कर दिया गया 5%। याद रखना, शैक्षणिक संस्थाओं में कितने % इनको आरक्षण बढ़ाया गया है, इनको आरक्षण फिलहाल किया गया है 5%, पहले 3 था। और सरकारी नौकरियों में इनका आरक्षण, पहले इनको 3% आरक्षण देते थे, अब इनको 4% आरक्षण कर दिया गया है। अब आपके सवाल ये भी आ सकता है कि जो दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 के अनुसार सरकारी नौकरियों में दिव्यांगजनों को कितना % आरक्षण दिए जाने का प्रावधान किया गया है। तो हमने यहाँ देख लिया 4%, ठीक है। सरकारी नौकरियों में है 4% और शैक्षणिक संस्थाओं में कितना है, 5%। क्लियर। अगला सवाल क्या है, संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा निम्न में से किस वर्ष को, संयुक्त राष्ट्र महासभा हर साल एक ऐसा अपना ईयर घोषित करती है ताकि उसका मतलब लोगों में उसके प्रति जागरूकता लाई जा सके और लोगों में ये विभिन्न जो देश हैं उनकी सरकार है उनसे ये अनुरोध किया जा सके कि इस साल में महासभा के द्वारा, संयुक्त राष्ट्र महासभा के द्वारा ये वर्ष घोषित किया जा रहा है। तो इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए हम सम्मिलित रूप से एक प्रयास करेंगे, ठीक है। तो संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा निम्न में से किस वर्ष को अंतर्राष्ट्रीय
अंतर्राष्ट्रीय मोटा अनाज वर्ष के रूप में घोषित किया है। अंतर्राष्ट्रीय मोटा अनाज तो पता है सबको, बाजरा हो गया, रागी हो गया। देखेंगे मोटा अनाज की श्रेणी में क्या क्या आता है। तो अंतर्राष्ट्रीय मोटा अनाज वर्ष महासभा के द्वारा कौन से वर्ष को घोषित किया गया है? 2022, 2023, 2025 या 2030? तो इसका राइट आंसर क्या है दोस्तों? 2023। संयुक्त राष्ट्र महासभा के द्वारा 2023 को अंतर्राष्ट्रीय मोटा अनाज वर्ष है वो घोषित किया है। और क्यों घोषित किया, इसके क्या लाभ है ये देखते हैं। संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा वर्ष 2023 को अंतर्राष्ट्रीय मोटा अनाज वर्ष घोषित किया गया है। इस प्रस्ताव को 70 से अधिक देशों ने समर्थन किया। इसका उद्देश्य क्या है? बदलती जो जलवायु परिस्थिति है उसमें मोटे अनाज के पोषण और स्वास्थ्य लाभ, इसकी खेती हेतु उपयुक्तता के बारे में जानकारी दें। लोगों को ये बताना कि अगर मोटा अनाज आप खाओगे तो आपके जो स्वास्थ्य संबंधी हेल्थ ले, हम नहीं कहते बाजरे की रोटी खाएंगे या मोटा अनाज है इनकी रोटी खाएंगे, ज़्यादा हेल्दी होती है ये चीज़ें। बस यही अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इस बात को पहचान मिली है ना। क्योंकि मोटा अनाज कहाँ होता है? ज़्यादातर उन देशों में होता है जहाँ मोटा अनाज, जहाँ पानी की कमी हो। जैसे इंडिया में है, अब डेजर्ट एरिया है अपना, राजस्थान में है, तो वहाँ क्या होता है? मोटा अनाज होता है। तो इसका मतलब मोटे अनाज में ये होता तो है, एक तो पानी की कम अपन को खपत की जरूरत होती है, दूसरा पोषण और स्वास्थ्य लाभ, क्योंकि मोटा अनाज खाएंगे तो हमें हेल्थ रिलेटेड जो बहुत सारी पोषण है, अपन को न्यूट्रिशन है वो होता है ये, तो अपना स्वास्थ्य भी मिलेगा। तो इन लोगों को ये बताना कि इसकी खेती हेतु उपयुक्तता के बारे में जागरूकता पैदा करना है, किस तरीके से आप बहुत ही कम पानी से, बहुत ही कम संसाधनों से मोटा अनाज है उसकी खेती कर सकते हो, वो हमारे स्वास्थ्य के लिए भी बहुत ज़्यादा लाभदायक होगा। तो इसके बारे में जागरूकता, विश्व स्तर पर जागरूकता पैदा करने के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ जो की महासभा है उन्होंने 2023 को अंतर्राष्ट्रीय मोटा अनाज वर्ष घोषित किया है। क्लियर? अब आपसे सवाल आ जाए कभी या ऐसे कोई पूछ ले, इंटरव्यू में भी आपसे ये सवाल पूछा जा सकता है कि क्योंकि मोटा अनाज अगर किसी क्षेत्र में ज़्यादा हो रहा है, वहाँ से अगर आप हो तो मोटा अनाज की सबसे ज़्यादा होता है। जैसे अगर गंगानगर मानगढ़ में देखें तो वहाँ कपास ज़्यादा होती है ना, वहाँ अगर देखें तो गेहूँ ज़्यादा होती है, ये चीज़ होती है। वैसे ही अगर अब आप इसमें वेस्टर्न राजस्थान में देखें तो वहाँ मोटा अनाज ज़्यादा होता है। तो मोटे अनाज में क्या क्या होता है, ये जनरल अवेयरनेस के लिए कोई पूछ ले तो इसमें आता है ज्वार, इसमें आता है बाजरा, रागी, कंगनी, कुटकी और कोदो। ये मोटा अनाज की श्रेणी में आता है, जिसमें ज्वार बाजरा है, जिसमें रागी भी कुछ थोड़ी सीमित मात्रा में, पर ज्वार बाजरा का उत्पादन राजस्थान में बहुत ज़्यादा होता है। क्लियर? इसके अलावा ये भी याद रखना है आपको, कंगनी, कुटकी, कोदो ये मोटे अनाज की श्रेणी में आती है सब। तो अगर आपसे ये पूछ ले कि निम्न में से कौन मोटा अनाज की श्रेणी में नहीं आता या मोटा अनाज है जिसमें शामिल है, तो आपको पता होना चाहिए ज्वार है, बाजरा, रागी, कंगनी, कुटकी और कोदो। क्लियर? अगला है, हाल ही में किसी ब्रिटेन का पहला एशियाई मूल का प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है। ऋषि सुनक, लिज ट्रस, बोरिस जॉनसन, उपयुक्त में से कोई नहीं। न्यूज़ देखा होगा आपने, पर सवाल बनाना पड़ता है हमें तो इस वजह से मैंने सवाल बनाया ताकि किसी की नज़र में ये न्यूज़ ना आई हो तो बता दूं। पर ये बता, ऋषि सुनक है, ये ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बने हैं, पहले एशियाई मूल के पहले है। ये इनका भारत से भी संबंध रहा है, अभी भी है। तो ये लिज ट्रस पहले बनी थी, परंतु लिज ट्रस के बाद में अभी कौन? ऋषि सुनक हो गए। तो आपको याद रखना है कि ब्रिटेन का अभी फिलहाल जो प्रधानमंत्री है वो कौन है? ऋषि सुनक। अगला है, संयुक्त राष्ट्र संघ का 27वां जलवायु परिवर्तन शिखर सम्मेलन निम्न में से कहाँ आयोजित किया गया? अभी देखो हम मेंस की एग्जाम हुई थी अपनी, है ना, जब यहाँ प्री की एग्जाम हुई थी, RS मेंस या प्री की एग्जाम, तो हम क्या चीज़ रट रहे थे? हम रट रहे थे COP 26। पेपर में जरूर आना है COP 26, सबको पता है। COP जितनी भी हो रही है इनको कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज होती है। इसका मतलब क्या, संयुक्त राष्ट्र संघ का जितने भी सदस्य जो कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज होती हैं उनका शिखर सम्मेलन होता है, जिसको हम शॉर्ट में बोलते हैं COP, है ना। इसका शिखर सम्मेलन 26वां हुआ था। इस 26वां कहाँ हुआ था? ग्लासगो में हुआ था। इस ग्लासगो में बहुत सारी बातें हुई थी, हम सब ने रट्टा मारा था, हम सब ने याद किया था कि ग्लासगो सम्मेलन है, ग्लासगो से रिलेटेड कोई ना कोई चीज़ ऐसी है जो अपने मेंस एग्जाम में आएगी या प्रीलिम्स में आएगी। वही ग्लासगो के बाद अब हो रहा है COP 27। कौन हो रहा है? COP, कौन सा शिखर सम्मेलन? COP 27वां हो रहा है। तो कहाँ आयोजित किया जाएगा?
तो आयोजित होगा ग्लासगो, शार्म शेख, पेरिस, रियो डी जेनेरियो। याद रखना शार्म शेख में होगा। जो COP 27 है वो कहाँ होगा? शार्म शेख कहाँ है? मिस्र में होगा। अब ये COP 27 हो गया, यहाँ प्रीलिम्स के लिए तो इतना इनफ है कि हमने देख लिया कि शार्म शेख में अपना COP 27 हो रहा है, पर हमको डिटेल में COP 27 के बारे में जानकारी लेनी होगी, क्योंकि इन्वायरमेंट का एक ऐसा टॉपिक है, बहुत छोटा है, पर उससे सवाल RS मेंस में भी काफ़ी पूछे जा रहे हैं, है ना। तो चाहे इकोनॉमिक्स का आपका सेकंड पेपर है, फर्स्ट पेपर है आपका RS मेंस का, उसमें अब अगर आप देखोगे तो छोटा सा पॉइंट है आपका इन्वायरमेंट का, एक छोटा सा टॉपिक है, पर उस यूनिट में से आपके सवाल आपसे पूछे जाते हैं। तो ये COP 27, COP 26, इनसे रिलेटेड जो पीछे भी जो भी हुए थे सब हमको ध्यान में रखने हैं। अब देखते हैं 6 से 18 नवंबर को होगा मिस्र के शार्म शेख में आयोजित किया जाएगा ये अपना COP 27। इस सम्मेलन का केंद्रीय बिंदु होगा जलवायु परिवर्तन से महाद्वीप में उत्पन्न हो रहे गंभीर परिणाम, क्योंकि क्लाइमेट चेंज हो रहा है ग्लोबल वार्मिंग की वजह से, किसी वजह से। तो इस क्लाइमेट चेंज पर हर रोज़ क्या है, इस COP में क्या होता है, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज में जो जितने भी मेंबर है सब मिलते हैं, एक टारगेट निर्धारित करते हैं, उस टारगेट के अकॉर्डिंग ये देखते हैं कि जलवायु परिवर्तन से रिलेटेड हम और क्या ऐसे स्टेप्स ले सकते हैं ताकि जो बढ़ रही ग्लोबल वार्मिंग है या जो हो रहा है क्लाइमेट चेंज उसको कम किया जा सके। तो अब की बार जो थीम रखी है वो है जलवायु परिवर्तन से जो महाद्वीप है उसमें बहुत गंभीर परिणाम हो रहे हैं। जलवायु परिवर्तन संबंधी विभिन्न देशों की अंतर्राष्ट्रीय समिति का मानना है कि अफ्रीका जलवायु परिवर्तन से विश्व के सबसे अधिक प्रभावित क्षेत्रों में से एक है। इस सम्मेलन में और 3 क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। कौन कौन से क्षेत्र होंगे, इन पे चर्चा होगी। क्या चर्चा होगी वो बाद में करेंगे, फिलहाल ये देख लेते हैं। उत्सर्जन कम करो, एक तो जो ये ग्रीन हाउस गैसेज है इनका उत्सर्जन कम करो, जलवायु परिवर्तन से कैसे निपटा जाए इसके लिए कुछ न कुछ समाधान ढूंढो, तकनीकी सहायता और विकासशील देशों को जलवायु गतिविधियों के लिए आर्थिक सहायता प्रदान करो। COP 26 में भी ये बात बोली थी कि जो भी ऐसी विकसित या ऐसी विकसित कंट्रीज हैं वो ऐसी जो अल्प विकसित या विकासशील देश हैं जो जलवायु परिवर्तन के गंभीर परिणाम भुगत रहे हैं उनके लिए हम एक ऐसा कोष बनाएंगे, फंड बनाएंगे, ताकि वहाँ इस तरीके की जो देश हैं उनको एक तरीके का टेक्निकल या तो सपोर्ट या इस तरीके का कोई भी किसी भी तरीके की सहयोग दिया जा सके जो जलवायु गतिविधियों के लिए उसमें कम, जलवायु परिवर्तन से हो रही जो जलवायु गतिविधियाँ हैं उनको कम किया जा सके। तो इसमें इन 3 चीज़ों पे बात करेंगे भी कैसे हम ग्रीन हाउस गैस या अदर जो भी है उसके उत्सर्जन को कम करें, कैसे जलवायु परिवर्तन से निपटा जाए, और जो विकासशील देश है उनको जलवायु परिवर्तन के लिए किस तरीके से हम आर्थिक मदद कर सकें। साथ ही इस दौरान पिछले सम्मेलन के लंबित महत्वपूर्ण मुद्दों को भी उठाया जाएगा। कोयले के उपयोग को कम करने की प्रतिबद्धता पर भी विचार विमर्श किया जाएगा। ये तो एक टारगेट कि इस मुद्दों पर हमारा कोई भी शिखर सम्मेलन होता है किसी भी चीज़ का, तो हम बात करते हैं ना कि हम इन मुद्दों पर बात करेंगे, कोई ना वो ये इन मुद्दों पे जो 27वां होगा शार्म शेख में उनमें इन 3 मुद्दे हैं, इन पर फोकस रखा जाएगा। बाकी इनके आउटपुट क्या होंगे वो जब नवंबर में हो जाएगा, ये शिखर सम्मेलन हो जाएगा, जब उस क्लास में हम कवर करेंगे। अगला सवाल है, भारत द्वारा निम्न में से किस देश के साथ गरुड़ सैन्य अभ्यास किया जाता है। ये भाई याद रखना है, ये एक तरीके का द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास है जो 2 सालों में होता है। गरुड़ सैन्य अभ्यास किस देश के साथ? रूस के साथ, फ्रांस, इंडोनेशिया या श्रीलंका। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों फ्रांस के साथ। जो द्वारा गरुड़ सैन्य अभ्यास किया जाता है कहाँ? फ्रांस के साथ किया जाता है। याद रखना, गरुड़ सैन्य अभ्यास हो गया, मैंने हर क्लास में आपको कुछ न कुछ करवाया है, पर आप उनको ध्यान में रखना। हर को भारत और फ्रांस के बीच में होता है गरुड़। ये इस तरीके के पैटर्न 1 लाइनर सवाल है आपके प्रीलिम्स में आते हैं। भारतीय वायुसेना और फ्रांसीसी वायुसेना अंतरिक्ष बल कहाँ हुआ? ये जोधपुर वायुसेना स्टेशन पर गरुड़ हुआ। ये 7वां है, 7 है क्योंकि 7वां संस्करण था। नामक द्विपक्षीय अभ्यास हुआ। भारत चौथी बार इसकी मेजबानी कर रहा है। कभी उसमें 7वीं बार हुआ है तो कभी फ्रांस में होता है और कभी अपना कहाँ होता है, ये होता है इसमें भारत में होता है। अब याद रखना गरुड़ 7, एक तो ये पूछ सकते हैं आपसे सवाल कि गरुड़ है जो 7 है वो सैन्य अभ्यास है वो किस भारत द्वारा किस देश के साथ किया गया, तो वो होगा अपना फ्रांस के साथ। अब गरुड़ जो 7 सैन्य अभ्यास भारत और फ्रांस के द्वारा किया गया उसका कहाँ पर इसका आयोजन किया गया, तो याद रखना ये हुआ था अपने राजस्थान के जोधपुर में। तो ये भी आ सकता है सवाल कि राजस्थान के जोधपुर में हुआ गरुड़ सैन्य अभ्यास। गरुड़ 7 था, वो द्विपक्षीय अभ्यास भारत और फ्रांस के बीच में किया गया। अगला सवाल है, इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना। हर जगह आपकी इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना है, पेपर में पक्की आनी है। और आपका जो ईओ का एग्जाम होने वाला है उसमें तो क्लियर दे रखा है इंदिरा गांधी शहरी गारंटी रोजगार योजना। तो उसकी हर एक छोटी से छोटी बात
टर्म्स कंडीशंस क्या सरकार चेंज कर रही है, क्या आने वाली है, हर चीज़ आपको पता होनी चाहिए। तो जो इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना के बारे में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। कथन एक क्या है, योजना का लाभ पाने के लिए शहरी क्षेत्र का नागरिक होना अनिवार्य है। जैसे गांव में क्या चल रहा है, भारत सरकार का मनरेगा चल रहा है, सबको पता है। तो महात्मा गांधी ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना, तो उसके तहत ये कहा कि केंद्र सरकार ने ये कहा कि उसके द्वारा 100 दिन का रोजगार दिया जाएगा ग्रामीण क्षेत्र में, उनको रोजगार देने की, 100 दिन की रोजगार देने की गारंटी दी गई। उसी तर्ज पर राजस्थान सरकार ने, ये भारत में नहीं है, इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना राज्य सरकार की, राजस्थान सरकार का ये इनोवेशन है। इसके तहत ये बोला कि शहरी क्षेत्र में भी जो आर्थिक रूप से कमजोर व्यक्ति हैं उनको जैसे गांव में मनरेगा के तहत वैसे ही इस योजना के थ्रू शहरी क्षेत्र में 100 दिन का रोजगार दिया जाएगा। ये तो इसका सिंपल टर्म्स है। अब इसका एक योजना का लाभ पाने के लिए शहरी क्षेत्र का नागरिक होना अनिवार्य है। बिल्कुल है ही, देखो इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना, तो शहरी क्षेत्र को कवर करना है तो शहरी क्षेत्र का नागरिक होना अनिवार्य है। क्लियर। 2 क्या बोल रहा है, प्रदेश के शहरी निकायों में 100 दिन के रोजगार की गारंटी है इसके तहत। बिल्कुल सही है, ये भी अपना कथन सही है। सॉरी। तीसरा है 18 वर्ष से 60 वर्ष के सदस्य इसके पात्र होंगे, यानी ये 100 दिन का रोजगार मिलेगा। ये इसके लिए पात्रता की आयु क्या है, 18 वर्ष से जो 60 वर्ष की आयु है वो व्यक्ति ही इस योजना के तहत पात्र होगा। तो ये जो कथन है, ये तीनों के तीनों स्टेटमेंट केवल कथन एक से ही, 1 और 2 से ही, तीनों कथन सही, ये राइट है आपका। याद रखना तीनों के तीनों कथन सही है। इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना, इसके तहत योजना का लाभ पाने के लिए शहरी क्षेत्र का नागरिक होना जरूरी है। शहरी प्रदेश के शहरी निकाय है उसी में उनको 100 दिन का रोजगार देने की राज्य सरकार ने गारंटी दी है। और पात्रता अगर आयु बोल दे तो 18 वर्ष से 60 वर्ष के सदस्य होंगे वो इस योजना के तहत पात्र होंगे। क्लियर। ये अपना इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना। अगला सवाल है, हाल ही में किसी राज्य का नया पुलिस महानिदेशक नियुक्त किया गया है। डीजीपी राज्य सरकार ने नियुक्त किया है अभी। तो ये सवाल भी होगा, किसी के एग्जाम होने वाली है उसमें आ सकता है। एमएल लाठर साहब, उमेश मिश्रा साहब, बीएल सोनी, जोश मोहन। इसका राइट आंसर है उमेश मिश्रा। याद रखना 2 वर्ष के लिए इनकी नियुक्ति की गई है। तो राज्य सरकार का नया पुलिस महानिदेशक है राजस्थान का, वो कौन है, उमेश मिश्रा। अगला है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर राजस्थान दलित आदिवासी उद्यम प्रोत्साहन योजना की शुरुआत निम्न में से कब की गई थी। जैसे राज्य सरकार की अन्य क्षेत्र उनके लिए चल रही है उद्यम प्रोत्साहन योजना, उसी की तर्ज पर, ताकि इन लोगों में भी उत्थान, इनका उद्योगों की तरफ है ना एक रुझान बढ़ सके, उनको ज़्यादा फैसिलिटी बन सके, राज्य सरकार के द्वारा दी जा सके। तो इसी के लिए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर राजस्थान दलित आदिवासी उद्यम प्रोत्साहन योजना की शुरुआत की गई थी राज्य सरकार के द्वारा। तो इसकी शुरुआत कब की गई, 2019, 2020, 2021 या 2022। तो इसका राइट आंसर है 2022। अभी हाल फिलहाल में घोषणा की है, 8 सितंबर को इसकी अधिसूचना जारी हुई थी। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर राजस्थान दलित आदिवासी उद्यम प्रोत्साहन योजना 2022 में शुरू की गई। बाकी इसकी टर्म्स कंडीशन क्या है वो आप लोग देख लेना। प्रदेश का पहला हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर निम्न में कहाँ स्थापित किया जा रहा है, अभी स्थापित हो रहा है प्रदेश का पहला हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर, बांसवाड़ा में, राजसमंद, भीलवाड़ा या अजमेर। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों राजसमंद में। प्रदेश का पहला हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर कहाँ स्थापित हो रहा है, राजसमंद में। राजसमंद में भी स्पेसिफिक एक जगह है वहाँ पर है, पर जिला पूछ ले तो आप क्या बताओगे, राजसमंद। राजसमंद जिले की खमनौर तहसील है, खमनौर तहसील के बिल्ली की भागल में ये स्थान है, जगह उसका नाम है बिल्ली का भागल। उसमें प्रदेश का पहला हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर है वो स्थापित किया जा रहा है। इस सेंटर के माध्यम से लोगों को हेल्थ एंड वेलनेस, तो लोगों को आयुर्वेदिक औषधियाँ, योग, प्राकृतिक चिकित्सा आदि लाभों से लाभान्वित किया जाएगा। तो अगर आपके सवाल आ जाए कि राज्य का पहला हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर कहाँ है, तो आप बताना राजसमंद जिले में है। राजसमंद जिले की खमनौर तहसील के ये जो बिल्ली की भागल, क्योंकि कई बार क्या छोटे एग्जाम, अपनी रीट के एग्जाम हो गए, इस पैटर्न के एग्जाम होते हैं ना, उनका पैटर्न रहता है अलग बिल्कुल। आपको हर एग्जाम का पैटर्न समझने की ज़रूरत है कि हर एग्जाम की डिमांड क्या है। अगर आप रीट की एग्जाम दोगे इनकी, तो इनमें आपको हो सकता है ये बिल्ली की भागल देखने को मिल जाए,
ऑप्शन ये मिल जाए। अब आप बोलोगे मैम आपने तो राजसमंद पढ़ाया था, बिल्ली का बागल तो पढ़ाया नहीं, इस वजह से मुझे ये कवर करना पड़ रहा है। पर हाँ, अगर आरएस में आगे आप तो उसका पैटर्न मैं आपको बता सकती हूँ कि वहाँ बिल्ली का बागल आपसे कोई नहीं पूछेगा। वहाँ अगर राज्य का पहला हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर की बात होगी तो वो आपसे डायरेक्ट डिस्ट्रिक्ट पूछेंगे, जिला पूछेंगे कि राजसमंद में, झालावाड़ में, बांसवाड़ा में, जयपुर में, कहाँ, तो आप बता देना राजसमंद में। क्लियर। अगला है नई आइए इंदिरा शक्ति बालिका फीस पुनर्भरण योजना। आइए दोस्तों, इंदिरा शक्ति बालिका फीस पुनर्भरण योजना स्कूली शिक्षा प्राप्त कर रही है, उसके बाद 9 से 12वीं तक की जो लड़कियां स्कूल नहीं जा पाती हैं उनके लिए योजना है। इसके कथनों पर विचार कीजिए। कथन एक, इसके अंतर्गत कक्षा 8 तक आरटीई के तहत पढ़ने वाली बालिकाओं की कक्षा 9 से 12 तक निःशुल्क पढ़ाई जारी रखने के लिए यह योजना शुरू की गई है। तो इसका उद्देश्य आपको पता चल गया। इसके तहत निजी विद्यालयों में अध्ययनरत बालिकाओं की फीस का पुनर्भरण राज्य सरकार द्वारा इंदिरा महिला निधि के माध्यम से किया जाएगा। अब आपको बिल्कुल क्लियर ध्यान होना चाहिए कि जो इंदिरा शक्ति बालिका फीस पुनर्भरण योजना आई है, इसके तहत ये प्रावधान किया गया कि बहुत सारी लड़कियां हैं वो निःशुल्क आरटीई के तहत क्या है 8वीं तक की निःशुल्क शिक्षा है, ये बताएं। इसमें ये भी बोला कि निजी विद्यालय उनको 25% सीट है वो जो आर्थिक रूप से कमज़ोर जो छात्र छात्राएं हैं उनके लिए रखनी पड़ेगी और आरटीई के तहत वहाँ भी उनको पढ़ाई करवाई जाएगी। निजी विद्यालयों में कितना इनका एक क्राइटेरिया होता है कि इतनी पारिवारिक आय होनी चाहिए, वो ही इस योजना के तहत पात्र होंगे, आरटीई के तहत पात्र होंगे, है ना, राइट टू एजुकेशन एक्ट, है ना। तो अब ये हुआ कि पहली क्लास से 8वीं तक तो पढ़ लिया, है ना, लड़कियां ने पढ़ाई कर ली। अब 9वीं से 12वीं तक आगे पढ़ाई करनी है तो वो क्या ड्रॉप हो जाती है ना। तो इस वजह से ड्रॉप आउट रेट है लड़कियों की लगातार बढ़ रही है, क्योंकि वो 8 तक तो निःशुल्क पढ़ाई कर ली, 8 के बाद पढ़ाई नहीं कर पा रही है। तो जो राज्य सरकार है अपनी, उन्होंने बालिका फीस पुनर्भरण योजना शुरू की है। इसके तहत ये बोला कि जिस लड़कियों को आरटीई के तहत, राइट टू एजुकेशन के तहत 1 से 8 तक जिन्होंने पढ़ाई की है वो आगे अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू रख सकते हैं। कहाँ? निजी विद्यालयों में, प्राइवेट स्कूल में भी रख सकते हैं। अगर वो प्राइवेट स्कूल में पढ़ रही है तो उसके 9 से 12 तक की जो फीस है वो कौन, उसका पुनर्भरण कौन करेगा? उनका करेगा राज्य सरकार। यानी उन प्राइवेट स्कूल को 9 से 12 में जो पढ़ने वाली आर्थिक रूप से कमज़ोर लड़कियां जिन्होंने आरटीई, राइट टू एजुकेशन के तहत 1 से 8वीं तक शिक्षा प्राप्त की है, वो आगे किसी भी निजी विद्यालय में 9 से 12 तक जो क्लास है उसमें भी अपनी शिक्षा है, उसको अपनी पढ़ाई है उसको कंटिन्यू कर सकती है। और उनकी फीस का जो पुनर्भरण किया जाएगा वो किया जाएगा राज्य सरकार के द्वारा। ये योजना है, खाली इतनी आप ध्यान में रखना इसको, इंदिरा शक्ति। हाँ, ये अब राज्य सरकार है उसके द्वारा निजी विद्यालयों में पढ़ने वाली जो लड़कियां आरटीई के तहत पढ़ रही है उनका कंटिन्यू की जाए, कर सके वो, तो उनके लिए फीस का पुनर्भरण राज्य सरकार करेगी। तो कहाँ से करेगी? जो इंदिरा महिला शक्ति निधि बनाई है, आयम शक्ति एक निधि है, उससे उस फीस का पुनर्भरण किया जाएगा। इंदिरा महिला निधि है, उसके माध्यम से फीस का पुनर्भरण किया जाएगा। तो अगर आपसे पूछ ले कि ये स्टेटमेंट है तो ये 1 और 2 दोनों स्टेटमेंट अपने बिल्कुल सही है। इंदिरा शक्ति बालिका फीस पुनर्भरण योजना। क्लियर। अगला सवाल है दोस्तों, राष्ट्रीय एकता दिवस कब मनाया जाता है? कल परसों बनाया था हमने, है ना, राष्ट्रीय, कल ही, परसों क्या, 2 अक्टूबर, 15 अक्टूबर, 25 अक्टूबर या 31 अक्टूबर? तो इसका राइट आंसर है 31 अक्टूबर। राष्ट्रीय एकता दिवस 31 अक्टूबर को सरदार वल्लभ भाई पटेल है उनकी याद में मनाया जाता है। तो भारत में प्रतिवर्ष 31 अक्टूबर को सरदार वल्लभ भाई पटेल के जन्म दिवस को राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाया जाता है। क्लियर। इसे राष्ट्रीय एकता दिवस भी कहते हैं। अब एकता क्यों कहते हैं? क्योंकि सरदार वल्लभ भाई पटेल हैं, उनके प्रयासों से ही जो देसी रियासतें थी उन सबका एकीकरण हुआ था, है ना। तो इस वजह से एकता दिवस ये तो लोगों, इसका मनाने का उद्देश्य है, इसके पीछे का कारण लोगों को एकजुट करना और समाज के उत्थान में उनके विचारों से अवगत करवाना है। इसे पहली बार कब मनाया गया? 2014 में। किसको? राष्ट्रीय एकता दिवस की बात हो रही है। इस दिन सरदार पटेल के राष्ट्रीय अखंडता और एकता में योगदान के विषय में जागरूकता फैलाने के लिए रन फॉर यूनिटी जैसे विभिन्न आयोजन है वो भी किए जाते हैं। वर्ष 2018 में सरदार पटेल की 143वीं जयंती के अवसर पर भारत सरकार ने सरदार पटेल के सम्मान में गुजरात में स्टैच्यू ऑफ यूनिटी का अनावरण भी किया था। आपको पता होगा स्टैच्यू ऑफ यूनिटी कहाँ है? स्टैच्यू ऑफ यूनिटी है वो गुजरात में है। आप ये सवाल भी आपके कभी भी आ सकता है। तो स्टैच्यू ऑफ यूनिटी है, उसका 2018 में अनावरण किया था
सरदार पटेल की 143वीं जयंती के अवसर पर। और ये स्टैच्यू ऑफ यूनिटी है कहाँ, ये है गुजरात में। तो आपको याद हो गया क्लियर। 31 अक्टूबर राष्ट्रीय एकता दिवस क्यों मनाते हैं, किसकी याद में मनाते हैं, इसके पीछे भी राष्ट्रीय एकता दिवस है, उसको घोषित करने के पीछे वजह क्या थी, वो सब हमने देख लिया। अगला सवाल है 12वां विश्व हिंदी सम्मेलन निम्न में से कहाँ आयोजित किया जाएगा। याद रखना आपने, दो होते हैं, एक तो होता है हिंदी दिवस राष्ट्रीय, और एक होता है विश्व हिंदी दिवस। तो फिजी में, बाली में, मलेशिया में, मालदीव में, ये है विश्व हिंदी दिवस। तो ये मनाया जाएगा, पैसिफिक कंट्री है फिजी, उसमें 12वां विश्व हिंदी दिवस है, उसका आयोजन किया जाएगा। याद रखना फिजी में 12वां विश्व हिंदी सम्मेलन। और मनाया कब जाता है, 10 जनवरी को मनाया जाता है। 10 जनवरी 2022 को संपूर्ण विश्व में विश्व हिंदी दिवस मनाया गया है। विश्व हिंदी दिवस अगर आपसे पूछ ले कब मनाया जाता है, पीछे की क्लास में हमने शायद इस पर डिस्कशन भी किया था, तो होगा अपना 10 जनवरी। उद्देश्य क्या है, विश्व में हिंदी के प्रचार प्रसार के लिए जागरूकता पैदा करना, हिंदी को अंतर्राष्ट्रीय भाषा के रूप में मान्यता दिलवाना है। 10 जनवरी 1975 को नागपुर में इसका सम्मेलन हुआ था, प्रथम विश्व हिंदी सम्मेलन। अगर आपसे पूछ ले कोई भी कि प्रथम विश्व हिंदी सम्मेलन है, उसका आयोजन कब किया गया था, तो हुआ था 10 जनवरी को। और 10 जनवरी 1975 में हुआ था। हुआ कहाँ था, भारत में हुआ था और नागपुर में हुआ था। अभी फिलहाल हो रहा है 12वां और 12वां कहाँ होगा, फिजी में होगा। क्लियर। इसलिए इस दिन को विश्व हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है 10 जनवरी 75। ज्ञात हुए कि विदेश मंत्रालय ने वैश्विक स्तर पर हिंदी के प्रचार प्रसार के लिए 2006 में प्रतिवर्ष 10 जनवरी को इस दिवस को मनाने की परंपरा प्रारंभ की थी। 2006 से जब से कंटिन्यू चल रहा है। और अपना जो राष्ट्रीय हिंदी दिवस मनाया जाता है 14 सितंबर को, वो इसी का एक भाग है ये राष्ट्रीय विश्व हिंदी दिवस। तो याद रखना, अपना राष्ट्रीय हिंदी दिवस कब मनाया जाता है, 14 सितंबर को, और विश्व हिंदी दिवस का मनाया जाता है 10 जनवरी को। क्लियर। और अभी कहाँ होगा विश्व हिंदी दिवस, फिजी में। अगला है महात्मा गांधी नरेगा योजना। मनरेगा है केंद्र सरकार की योजना है, गांव में रोजगार देना है, 100 दिन का रोजगार है ना। तो उसके तहत एक वित्तीय वर्ष में 100 दिवस का रोजगार पूरा करने पर राज्य सरकार की ओर से कितने दिन का अतिरिक्त रोजगार दिए जाने का प्रावधान है इसमें। तो 20 दिन का, 25 का, 30 का, 35 का। याद रखना ये 25 दिन का अतिरिक्त रोजगार देंगे। अब मनरेगा के तहत केंद्र सरकार कितने दिन का अतिरिक्त रोजगार देती है। कोरोना में हालांकि इसकी बढ़ा दी थी दिन के, पर फिलहाल अगर मूल इसमें प्रावधान देखें तो वो क्या है, 100 दिन का रोजगार देती है मनरेगा के तहत केंद्र सरकार। अब राज्य सरकार ने ये बोला कि अगर किसी क्षेत्र में हमने ये देखा वहाँ काम ज़्यादा है और काम हुआ भी बहुत अच्छे तरीके से है पिछले 100 दिन में, तो राज्य सरकार 25 दिन का अतिरिक्त रोजगार देगी। तो ये आपसे सवाल पूछ सकते हैं कि महात्मा गांधी नरेगा योजना के तहत एक वर्ष में 100 दिवस का रोजगार पूरा करने पर राज्य सरकार की ओर से कितने दिन का अतिरिक्त रोजगार दिए जाने का प्रावधान हाल फिलहाल में किया है, तो वो है 25 दिन का। अगला सवाल है, देखो ये इंपॉर्टेंट बहुत है। अगला सवाल क्या है, ब्लू फ्लैग के संबंध में कथनों पर विचार कीजिए। अब ब्लू फ्लैग क्या होता है आप ये पूछोगे, तो चलो देखते हैं सवाल में। ये एक विशिष्ट इको लेबल है जो पर्यावरण सम्मान के रूप में दुनिया के तटीय स्थानों को प्रति वर्ष दिया जाता है। समझ में आया। ब्लू फ्लैग क्या होता है कि एक इको लेबल होता है, तो अब जो भी तटीय एरिया है हर देश का, तो उसको प्रतिवर्ष क्या करती है कि कुछ ऐसे सिलेक्ट करती है, उनको ब्लू फ्लैग देते हैं कि हाँ ये पर्यावरण की दृष्टि से, यहाँ इकोसिस्टम की दृष्टि से देखें तो बहुत सही जगह है। तो देखो ये एक विशिष्ट इको लेबल है जो पर्यावरण सम्मान के रूप में दुनिया के तटीय स्थान है विभिन्न, उनको प्रति वर्ष दिया जाता है। अंडमान निकोबार दोनों में मिनिकोय थुंडी समुद्र तट और कदमत समुद्र तट को हाल फिलहाल में ब्लू फ्लैग से सम्मानित किया गया है। तो इसमें राइट आंसर कौन सा है आपका, राइट है दोस्तों खाली एक आपका, केवल एक, केवल दो, एक और दो, ना एक ना दो, तो आपका खाली एक है। तो आप क्या करोगे, इसके नीचे आपको राइट आंसर है वो टिक करोगे, क्योंकि जो अंडमान निकोबार में नहीं है, मिनिकोय थुंडी समुद्र तट और कदमत समुद्र तट है, उनको हाल फिलहाल में जो ब्लू फ्लैग का दर्जा मिला है ये लक्षद्वीप में है, अंडमान में नहीं है। ये कहाँ है, ये लक्षद्वीप के तटीय क्षेत्र है, तो ये आपका गलत हो गया। क्लियर। हाल ही में लक्षद्वीप में 2 नए समुद्र तट मिनिकाय थुंडी बीच और कदमत बीच है, इन दोनों को ब्लू फ्लैग प्रमाणन दिया गया है, जिसके बाद देश में अगर ब्लू फ्लैग प्रमाण पत्र प्राप्त करने वाले समुद्र तट है उनकी संख्या आज से कभी कोई पूछ ले तो वो हो गई है कदमत और जो मिनिकाय थुंडी बीच है, इनको मिला के अब टोटल कितनी संख्या हो गई है, 12 संख्या हो गई है। ठीक है, याद रखना ये लक्षद्वीप के हैं।
अगला सवाल है वैश्विक नवाचार सूचकांक, है ना, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स, किसके द्वारा जारी किया जाता है? विश्व व्यापार संगठन, विश्व बौद्धिक संपदा संगठन, संयुक्त राष्ट्र संघ या यूनेस्को? तो इसका राइट आंसर है दोस्तों विश्व बौद्धिक संपदा संगठन है, क्योंकि नाम से देखो पता चला है ना आपको, ग्लोबल इनोवेशन किसी भी तरीके के पेटेंट, कॉपीराइट, इस तरीके के ये सब कौन देखता है? ये देखता है अपना बौद्धिक संपदा संगठन, है ना, जिसको हम बोलते हैं विप्रो बोलते हैं। तो ये विश्व बौद्धिक संपदा संगठन के द्वारा वैश्विक नवाचार सूचकांक है वो जारी किया जाता है, याद रखना आप। अब 2022 जारी किए, इसमें देखते हैं कि इंडिया की रैंकिंग क्या है। हाल ही में विश्व बौद्धिक संपदा संगठन द्वारा जारी वैश्विक नवाचार सूचकांक 2022 रैंकिंग है में भारत 132 देश थे टोटल, उसमें भारत का स्थान रहा है 40वें स्थान पे रहा है। और पहले स्थान पे बोल दें तो हमेशा की तरह स्विट्जरलैंड है, वो भी दुनिया का सबसे नवाचारी देश है, अभी भी ये कंटिन्यू रह रहा है। तो अगर वैश्विक नवाचार सूचकांक में टॉप लिस्ट पे नंबर 1 पे बोलते कोई आपसे पूछ ले तो वो तो है स्विट्जरलैंड, और अगर भारत की रैंकिंग पूछ ले तो भारत है 40वें स्थान पर। हाल ही में कौन सा देश विश्व में चीनी का सबसे बड़ा उत्पादक और उपभोक्ता, उत्पादन भी वही देश कर रहा है, उपभोग भी वही देश कर रहा है, तो कौन है ये? ऐसा कौन सा देश है दुनिया का? भारत, ब्राजील, चीन, संयुक्त राज्य अमेरिका? तो इसका राइट आंसर है दोस्तों भारत। याद रखना चीनी के उत्पादन में भारत, उत्पादन में भी और उपभोग में भी, और निर्यात में देखें तो दूसरा। निर्यात में कौन सा स्थान है? दूसरा, क्योंकि इतनी ज़्यादा चीनी हो रही है कि इतना उत्पादन कर लिया, इतना उपभोग कर लिया, उसमें पहले स्थान पे है दुनिया में, फिर निर्यात में भी हम दूसरे स्थान पे। तो कौन सा देश है? चीनी, क्योंकि यहाँ गन्ने का बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन हुआ है। देखो हाल ही में भारत 5000 मीट्रिक टन से अधिक गन्ने का रिकॉर्ड उत्पादन कर चीनी के क्षेत्र में सबसे बड़े उत्पादक और उपभोक्ता, दुनिया के दूसरे बड़े निर्यातक के रूप में उभरा है। क्लियर? ये था अपना चीनी का उत्पादन उपभोग का देश कौन सा है, कोई पूछ ले तो वो होगा आपका भारत। अब अगला सवाल है हाल ही में संसद में कितनी स्थायी समितियों का पुनर्गठन किया गया? ये भाई सवाल आपके आते हैं, इस पैटर्न के सवाल आरएस प्रीलिम्स में भी आया था, उसमें पूछा गया था कि संसद में कितनी स्थायी समितियां फिलहाल, तो 18, 21, 22 ये पैटर्न था। उसमें 18 ध्यान में थी मेरे, पर अभी फिलहाल जो पुनर्गठन हुआ है वो है 18, 20, 22 या 25। तो आपका राइट आंसर होगा 22। संसद में अगर स्थायी समिति होती है कुछ, या तो उनको स्थायी समितियाँ होती हैं, उनके मेंबर्स को या तो सभापति है या फिर अध्यक्ष है उनके द्वारा नॉमिनेट किया जाता है। कुछ समितियाँ ऐसी होती हैं, कुछ ऐसी होती हैं जो स्थायी, ये पूरी तरीके से अब स्थायी बोल रहे हैं इनको, तो कुछ नॉमिनेट होती है किनका, किसी का नामांकन या नियुक्ति या चुनाव किया जाता है। तो संसदीय समिति सांसदों का एक पैनल होता है और कुछ नहीं, अलग अलग मेंबर्स होते हैं, किसी की संख्या 22, 17 अलग अलग है, वो हम पॉलिटी की क्लास में देखेंगे। फिलहाल आप याद रखो कि 22 ऐसी समितियाँ, स्थायी समितियाँ हैं, स्थायी जिनका कभी भंग नहीं होती। हमेशा दो तरीके की समितियाँ होती है संसद में, एक होती है स्थायी, एक होती है तदर्थ। तदर्थ का क्या होता है, ये अगर फिलहाल किसी काम के लिए हमको क्या है कोई समिति बनानी है, किसी मैटर पे कोई भी घोटाला हो गया, कुछ भी हो गया, 2G स्पेक्ट्रम घोटाला मान लो आप, है ना, तो उस पे क्या एक समिति बना दी जाएगी तात्कालिक, वो उस पूरे मैटर को देखेगी और उस मैटर को देखने के बाद क्या है उसको भंग कर दिया जाएगा। पर स्थायी समिति होती है वो हमेशा स्थायी होती है, प्रतिवर्ष या 2 साल, अलग अलग, सबका अलग अलग पैटर्न होता है, सबका अलग अलग स्ट्रक्चर होता है, उसके आधार पर उनका किसी का निर्वाचन होता है, किसी के सदस्य उनको नॉमिनेट किया जाता है, तो वो होती है स्थायी समिति। जो सांसद है उनका एक पैनल है जिसे सदन द्वारा या तो नियुक्त किया जाता है या निर्वाचित किया जाता है या अध्यक्ष सभापति द्वारा नामित किया जाता है। क्लियर? संसदीय समितियों की उत्पत्ति ब्रिटिश संसद से वहीं से ली गई है। यह अनुच्छेद, अब अनुच्छेद पूछ ले तो आपको कौन कौन सा, 105 और अनुच्छेद 118 है, वहाँ से ये स्थायी समितियाँ ये अधिकार प्राप्त करती है ना, क्योंकि अनुच्छेद 105 में क्लियर कहा गया है सांसदों के विशेषाधिकार से संबंधित है, और अनुच्छेद 118 में संसद को अपने कार्य संचालन हेतु नियम बनाने का अधिकार दिया गया है। तो अगर ये शक्ति प्राप्त करती है संविधान के कौन से अनुच्छेद से, 105 से और अनुच्छेद 118 से। ये स्थायी समितियाँ क्या होती है ये हम पॉलिटी की क्लास में पढ़ेंगे। फिलहाल याद रखो कि 22 स्थायी समितियाँ, इनका पुनर्गठन किया गया है। अगला सवाल, हाल ही में किसे ब्राजील का नया राष्ट्रपति नियुक्त किया गया है? लुला दा सिल्वा, बोल्सोनेरो, डिल्मा रोसी, अल्बर्ट फर्नांडीज। तो इसका राइट आंसर है, याद रखना, लुला दा सिल्वा है जो हाल फिलहाल में जिसे ब्राजील का नया राष्ट्रपति है वो नियुक्त किया गया है।
अगला सवाल, नामदफा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? नामदफा राष्ट्रीय उद्यान अरुणाचल प्रदेश में, असम में, पश्चिमी बंगाल में, मेघालय में। तो इसका राइट आंसर है अरुणाचल प्रदेश में है नामदफा राष्ट्रीय उद्यान। हाल ही में यहाँ बड़ी इलायची की खेती है, उसको करने पर रोक लगा दी गई थी, उसको अवैध घोषित कर दिया गया था, इस वजह से ये नामदफा राष्ट्रीय उद्यान है, ये चर्चा में रहा था। मैंने आपको भी बताया ना, इन्वायरमेंट एक ऐसा टॉपिक है आजकल, आप कोई भी एग्जाम देख लो, चाहे आरएस हो, यूपीएससी हो, है ना, अदर कोई एग्जाम हो, तो उस इकोलॉजी एंड इन्वायरमेंट आपके सवाल आजकल बहुत आने लगे हैं। स्टैटिक्स से हमेशा सवाल आते रहे हैं, पर इकोलॉजी इन्वायरमेंट पे खास फोकस ध्यान रखने की ज़रूरत है, जिसमें ये नेशनल पार्क हो गया, आपके वन्य जीव अभ्यारण्य हो गए, है ना, इस पैटर्न के सवाल क्यों चर्चा में है, ये चर्चा में रहने की वजह क्या है? अब नामदफा राष्ट्रीय उद्यान है, ऐसे बहुत सारे अरुणाचल प्रदेश में। आपका आज का होमवर्क क्या है? आप ये नामदफा तो मैंने आपको बता दिया कि नामदफा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, अरुणाचल प्रदेश में, क्योंकि ये चर्चा में रहा बहुत। अगर कोई चीज़ चर्चा में रहेगी तो वो आपका करंट बन जाती है, ठीक है, अरुणाचल प्रदेश। अब आप ये देखना, आप गूगल करना कि अरुणाचल प्रदेश में और कितने राष्ट्रीय उद्यान है ना, तो उससे आसपास की जो लोकेशन है वो देखना आप, तो आपके याद करने में इजी भी हो जाएगा और थोड़ा एक्स्ट्रा भी हो जाएगा। तो इस पैटर्न के सवाल आपको हमेशा ध्यान में रखने चाहिए कि कोई भी राष्ट्रीय उद्यान है, कोई भी सेंचुरी है, या किस तरीके का अगर कोई क्लाइमेट अपना सबमिट हो रही है तो वो क्यों चर्चा में है, उसमें चर्चा में रहने उनके क्या आउटपुट्स आए, वो सब आपको ध्यान में रखने की जरूरत है। तो नामदफा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? अरुणाचल प्रदेश में। सिम्बेक्स द्विपक्षीय अभ्यास अभी गरुड़ किया था हमने। दूसरा आ गया सिम्बेक्स द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास भारत द्वारा निम्न में किस देश के साथ किया गया है? तो म्यांमार, श्रीलंका, सिंगापुर या इंडोनेशिया। तो इसका राइट आंसर है सिम्बेक्स। देखो नाम से पता चल रहा है ना, सिम्बेक्स, है ना। तो श्रीलंका प्लस इंडिया का हो रहा है ये द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास है, सिंगापुर प्लस इंडिया, सिम्बेक्स। मोना लोआ सीरीज ज्वालामुखी है, हाल ही में क्या हुआ था इसमें ये थोड़ा देखा गया, मोना लोआ ज्वालामुखी, इस वजह से, वैसे तो ये ज्योग्राफी का सवाल है पर आ सकता है, क्योंकि इस वजह से यहाँ पर कई भूकंप के छोटे छोटे भूकंप के झटके बहुत सारे देखे गए थे, इस वजह से ये मोना लोआ चर्चा में रही, काफ़ी चर्चा में। यह है यहाँ पर, इसकी लोकेशन देखें हम तो हवाई द्वीप, इंडोनेशिया, फिलीपींस या जापान। जिसका राइट आंसर है हवाई द्वीप। हाल ही में दुनिया के सबसे सक्रिय ज्वालामुखी मोना लोआ कई छोटे भूकंप दर्ज किए गए। अब ये हवाई है क्या दोस्तों? कहाँ दोस्तों? ये खुद संयुक्त राज्य अमेरिका यानी मध्य प्रशांत महासागर में 8 द्वीपों का एक समूह है। हवाई, अगर ये पूछ ले कि मोना लोआ सक्रिय ज्वालामुखी कहाँ है तो वो तो हवाई में है। अब हवाई द्वीप है वो कहाँ पर? हर चीज़ में आगे से आगे सवाल निकालते जाओ आप। हवाई कहाँ है तो वो संयुक्त राज्य अमेरिका, अगर वैसे देखें तो, और वे देखें तो मध्य प्रशांत महासागर है। अगर ज्योग्राफिकल लोकेशन देखें तो मध्य प्रशांत महासागर में 8 द्वीप है, उनका एक समूह है, वो है हवाई। अगला सवाल है सम्मान नागरिक संहिता, है ना, सिविल कोड जिसको बोलते हैं, कॉमन सिविल कोड का संविधान के किस अनुच्छेद में उल्लेख किया गया है? अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 26, अनुच्छेद 32, अनुच्छेद 44। याद रखना अनुच्छेद 44 है जो सम्मान नागरिक संहिता से संबंधित है। अब ये सम्मान नागरिक संहिता क्या होती है? ये हमेशा चर्चा में रहती है, आपके कभी भी सवाल पूछ सकते हैं। सम्मान नागरिक संहिता पूरे देश के लिए एक समान कानून के साथ ही सभी धार्मिक समुदायों के लिए विवाह, तलाक, विरासत, गोद लेने आदि कानूनों में एक रूपता प्रदान करती है। अलग अलग है सबके, हिंदू धर्म के अलग है, मुस्लिमों के अलग है। तो सम्मान नागरिक संहिता सिंपल ये बोलती है कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है, यहाँ कोई धर्म नहीं है, इसलिए एक समान कानून होना चाहिए सब धर्मों के लिए। तो इसका उल्लेख कहाँ किया गया है? अनुच्छेद 44 में किया गया है। संविधान के अनुच्छेद 44 में क्या कहा गया है कि राज्य भारत की पूरे क्षेत्र में नागरिकों के लिए एक समान नागरिक संहिता सुनिश्चित करने का प्रयास करेगी। और ये अनुच्छेद 14 क्या है, किसका भाग है दोस्तों? ये डीपीएसपी है, अपनी राज्य के नीति निर्देशक तत्व है, उसमें अनुच्छेद 14 है, 44 है, 14 नहीं 44, एक समान नागरिक संहिता है। और ये अनुच्छेद 44 है, ये संविधान में वर्णित राज्य के नीति निर्देशक तत्व है जिसको डीपीएसपी बोलते हैं, उसमें से एक है। अनुच्छेद 44 का उद्देश्य क्या है कि संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य की अवधारणा है उसको मजबूत करना है। क्लियर, मैंने आपको बता दिया कि भारत में बहुत सारे धर्म है, सब धर्मों के अपने अपने विवाह, तलाक या इनसे संबंधित जो भी कानून है वो अलग अलग है। तो समान नागरिक संहिता संविधान के अनुच्छेद 44 में ये बोला गया है, जो नीति निर्देशक तत्वों का एक भाग है कि पूरे भारत में नागरिक हैं उनके लिए एक समान कानून संहिता होनी चाहिए। इसके लिए निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं, बहुत सारी समितियाँ बनाई जा रही है, इस वजह से ये चर्चा में रहती है। और गोवा अपना राज्य है जिसने समान नागरिक संहिता है उसको लागू किया है।
अगला है एमिशन गैप रिपोर्ट, निम्न में किसके द्वारा जारी किया जाता है? ये गैप रिपोर्ट होती है, एमिशन गैप रिपोर्ट। ये भी क्लाइमेट चेंज है, आपको पूछा गया था पिछली प्रीलिम्स में, अगर आपको ध्यान हो कि कितना प्रतिशत अपना था जो कितने डिग्री सेंटीग्रेड है ग्लोबल वार्मिंग की वजह से वो बढ़ रहा है घट रहा है ना, इस पैटर्न का सवाल आया था। तो एमिशन गैप रिपोर्ट ये बताती है हमको कि कितना एमिशन हुआ, कितने प्रतिशत इसको कंट्रोल करना है। तो यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम यूएनईपी है ना, यूएनएफसीसी वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर या संयुक्त राष्ट्र संघ, तो जो एमिशन गैप रिपोर्ट है वो यूएनईपी जारी करती है, यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम है, संयुक्त राष्ट्र संघ के तहत ही इसका गठन किया गया था, वो एमिशन गैप रिपोर्ट है वो जारी करती है ना। चलो दोस्तों, आज की क्लास में इतना ही। आई होप आपको ये क्लासेस बहुत सारी पसंद आ रही है। और एक बात बताऊँ, ये बहुत यूजफुल सवाल है आपके लिए, जितने भी मैं सवाल बना के लाती हूँ बहुत यूजफुल है। आई होप आपको क्लासेस पसंद आई। अगले मंगलवार को फिर मिलते हैं एक नई क्लास के साथ। जब तक के लिए थैंक यू।